चलो ध्यान दो, तेजी में समझते जाएंगे। एक आसान लेसन है कृषि, और कृषि से संभावित होता है एक क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, हर बार बीपीएससी में रहा है। जैसे आप एक पहले का देखेंगे तो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि केसर के उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हर बार का बीपीएससी का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको कृषि के सेक्टर में आपको मिल जाएगा। तो देखिए तेजी में हम लोग समझते जाएंगे। कृषि के अनुसार, चूंकि भारत कंप्लीट आप जानते हो कृषि प्रधान देश, और इसीलिए यहाँ जो भी स्ट्रक्चर है खेती पर ही सब। यहाँ के फसल को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक का नाम है खरीफ फसल, दूसरा का नाम है रबी फसल, और तीसरा का नाम है जायद फसल। ये किस समय बोया जाएगा उसके अनुसार से। और आप सभी लोग जानते हैं कि खरीफ फसल को हम लोग जून जुलाई में रोप देते हैं, और जून जुलाई में रोपने के बाद अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेते हैं। जून जुलाई में रोपना और अक्टूबर नवंबर में काटना। ऐसा हो सकता है कि कुछ फसल अक्टूबर नवंबर में नहीं कट के आगे भी हो सकता है, लेकिन अगर वो जून जुलाई में रोपा भी जा रहा है तो उसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से ही जाने। दूसरा जो रबी है ये अक्टूबर नवंबर माह में ही लग जाएगा, और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। और यह आपका मार्च अप्रैल मई जून, यह हिस्सा जायद फसल का। अब देखिए आपको पहले एक एक करके समझना है फसल के बारे में। यहां हम लोग जानते हैं जून जुलाई अक्टूबर नवंबर। यहाँ आपको देखना है अक्टूबर नवंबर से कब है? मार्च अप्रैल। और यह मार्च अप्रैल मई और जून। यहाँ मानसून जो बरसात होते हैं, वो बरसात का समय कब है? जून जुलाई। जून जुलाई में ही मानसून आते हैं। तो बोलिए ज्यादा वर्षा चाहिए खरीफ को कि रबी को? रबी को चाहिए। अच्छा, खरीफ को चाहिए। तो अब आप बताएं ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जल्दी बोलिए। रबी फसल को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, वो भी खरीफ होगा। इस समय देखो अब रटना नहीं है, कई लोग इसमें भी बैठ के ट्रिक्स खोजते रहता है। अरे ये तो अपना प्रेजेंट से माइंड लगाओ। भारत में जो भी काम है सब इसी पर चलता है। तुम देखो जायद फसल ज्यादातर लोग नहीं लगाते हैं, इसीलिए भारत में बिहार वगैरह के सेक्टर में गांव में मार्च में कटना शुरू होगा रबी, और अब मार्च अप्रैल मई जून इतना खेत एकदम कंप्लीट खाली रहे। और इसी समय जब खेत कंप्लीट खाली है तो लोग देखते हैं कि इस समय सब लोग बैठा बैठी, कृषि प्रधान देश है, तो इसी समय अब पतरा निकल के लगन शुरू होता है। हाँ, कारण लोग बैठा बैठी में है, तो बैठा बैठी में लोग है तो इसका मतलब हो गया कि इस समय लोग के खाने पीने नौकरी रोजगार सबका साधन मिल जाए। अरे लगन का मतलब एक मजदूर वहां बैठ के लाइट उठाएगा, उसका पैसा मिलेगा, मुफ्त का खाना मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर रोपने के समय में मुफ्त का खाना उसको मिल जाए, अलग से पैसा मिल जाए, तो खेत में कोई रोपने नहीं जाए। इसीलिए जैसे ही जून जुलाई आएगा स्ट्रिक्टली होगा कि सावन और भादो का महीना आ जाएगा हिंदी से, और पत्रा में लिखा रहेगा सावन भादो में शुभ काम नहीं लगन का करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर लगन होगा तो मजदूर लाइट उठाने चल जाएगा, डीजे वाला लाइट चलाने लगेगा, और उधर उसको मुफ्त का खाना मिल जाएगा। और इधर जब कहेगा खेत में चलो तो वो अपना इतना बुनिया पूरी लाया कि खेत में गाय को ले जाए, वो अगला दिन का भी उसका प्रोग्राम। तो लगन बंद कर दिया जाता है कि चुपचाप आप खेती करो, इस समय लगन नहीं। जैसे ही खेत खाली हुआ देखो लगन शुरू। अब तुमको भी पतरा देखने आगे, लगन कब होगा? जब उधर खाली होगा, तो मार्च अप्रैल मई। और मई में देखोगे कि एकदम कस के कड़ा लगन रहेगा, क्योंकि जून आते आते ही खत्म हो जाएगा ना। तो लोग कहेगा बड़ा कड़ा लगन है, कहना कि सब कड़ा लगन हम समझ रहे हैं, यहाँ लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर थोड़ा दिन के लिए खाली है अक्टूबर नवंबर, और फिर यहाँ अक्टूबर नवंबर। नवंबर में रबी फसल में भार नहीं होता, रबी फसल आराम से
उसमें पटवन की जरूरत तो होती नहीं, इसीलिए हल्का लगन नवंबर दिसंबर में भी देखने को मिलेगा। देखो फसल से रिलेटेड है ना, हल्का लगन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी अब सुनिए, हाँ इतनी बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार इतने गंभीर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल अब सब खत्म हो गया जी कि गन्ना निम्नलिखित में कौन फसल है, धान कौन फसल, तुम रबी मारोगे जाए मरोगे, सब जमाने खत्म हो। अब तुम्हारा प्रेजेंट से माइंड चेक कर रहा। एक बार तो क्वेश्चन हमने देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन क्या दे दिया कि होलिका दहन में निम्नलिखित में कौन से फसल को पका के खाया जाता है। अब जो बच्चा यही नहीं जानेगा कि होली किस खुशी में है तो क्या पका के खाएगा, इसीलिए अब हाँ वो लड़का धान पका के खाने लगेगा, मक्का पका के खाने लगेगा, तो उसको चॉइस में ऐसा दिया रहा है। देखिए इंडिया का जितना भी पर्व त्योहार है, बात को गंभीरता से सुनना, भारत का जो भी पर्व त्योहार है सब इसी पर है। यहाँ पे कोई पर्व त्योहार जून जुलाई में नहीं रहेगा, क्योंकि लोग बिजी है। रोक दोगे तो थोड़ा सा रक्षाबंधन सब हल्का फुल्का यहाँ पे निकलेगा अगस्त में, और फिर सितंबर कोई पर्व नहीं। अक्टूबर से फसल अब किसान देखने लगेगा कि यह धान तैयार हो रहा, बहुत बढ़िया धान। तो अक्टूबर मंथ जैसे ही सितंबर लास्ट और अक्टूबर आया, बस वैसे ही सितंबर लास्ट अक्टूबर में फसल रेडी हो चुका है, तो दशहरा का मेला लगेगा कि दुर्गा पूजा मनाओ। और तुम देखोगे कि यहाँ के बाजारों में लोग चर्चा करें कि इस साल फसल ठीक नहीं है तो बाजार में भीड़ नहीं, क्योंकि बाजार में भीड़ और बिक्री तभी होगी जब उधर फसल ठीक। किसान जब देखेगा कि एकदम कट्टों में मन ज्यादा जा रहा है, एकदम बहुत बढ़िया स्थिति है, तब बाल बच्चा को उधारो खिलौना ले लेगा, घर पे चाट पकौड़ी खिलाएगा, बिकेगा तो एकदम करेंगे किसके लिए हो रहा। लेकिन अगर पानी नहीं पड़ा, अकाल हो गया, उसके धान चौपट हो गए, लड़का कितने छटपटाते रहे, नो खिलौना, बाजार तो उसको ले नहीं जाने तो कुछ खा पी भी लेगा तो पैसा कहाँ से आए। तो ये देखो जस्ट एक झलक है हमारे फसल के तैयार होने का कि तैयार होने वाला है। जैसे ही फसल काट के घर ले जाते हैं तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो, फसल अब कट चुका है, और जितना खुशी मनाओ, इसी का नाम दीपावली है। दीपावली का मतलब फसल अब कट गया है या कटने को एकदम तैयार है, अब एकदम पूरा पटाखा छोड़ो, धूम धड़ाका करो, एकदम दिए जलाओ, क्यों फसल रेडी है। अब उस फसल को 15-20 दिन लगेगा पिसने कुटने में, तो तुरंत खा पी मत लो। पहले हिंदू धर्म की परंपरा है कि पहले ईश्वर को भेंट करो, और इसीलिए दिवाली खत्म हो गया तो उसको पीसो कूटो और भगवान को भेंट करो, उसका नाम छठ हो। इसीलिए तुम छठ में देखोगे कि नया चावल की खीर बनाना है, मतलब चावल रेडी हो चुका, और इसीलिए देखो छठ। तो अब आप देख रहे हो दशहरा, दिवाली और छठ, क्वेश्चन क्या देगा वो सुनो, कथा नहीं है, सब क्वेश्चन है। और आजकल का क्वेश्चन इसी पे ज्यादा जा रहा, बच्चे के अंदर तो समझने की शक्ति कमती है ना, तो वहां पे क्वेश्चन ही नहीं बनता। अब क्वेश्चन देता है दशहरा और दिवाली पर्व मनाए जाते हैं खरीफ पर्व के उत्सव, खरीफ फसल के उत्सव के रूप में, रबी फसल के उत्सव के रूप में, जायद फसल के उत्सव के रूप में। तो अब जो बच्चा इसको कोरिलेट कर पा रहा है वो तो बात समझ गई। आप जो बच्चा कोरिलेट नहीं कर पा रहा, वो सोच रहा है कि दशहरा दिवाली के उधर से क्या लेना देना, वो तो अपना याद रखे हुए है कि राम जी आए हैं तब इधर ये वाला दिवाली है, और रावण मरा है तो दशहरा, तो उसको खरीफ और रबी से क्या लेना देना। रियल देखो हम लोग के कृषि प्रधान यही पर्व, अब जैसे ही छठ मना लेंगे मतलब नवंबर माह आ जाएगा, एकदम लगभग फिक्स रहता है। अब जैसे ही छठ मनाओगे पर्व खत्म हो जाएगा, फिर पर्व नहीं है, क्योंकि फिर तो अभी रोपे हैं, और सबसे खतरनाक फसल रोपे हैं रबी, क्योंकि इसका इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये रब के हाथ में, रब माने भगवान, इसीलिए इसका नाम रबी। इसका इलाज है, धान लगा देगा किसान, पानी नहीं पड़ेगा तो तुरंत फौरन में किसान आएगा कि नहीं पड़े से क्या होगा, मोटर चलाओ, वो अपना कुछ भी उपाय करेगा, लेकिन पानी अपने धान में पहुंचा देगा। ईश्वर नहीं भी अगर तैयार है तब भी तैयार कर ले, खूब पानी पड़ा कहेगा
अब इसमें रोपेगा वो मसूर, इसमें रोप दिया कुछ सरसों, इसमें रोप दिया कुछ अलग फसल, और उसको पानी नहीं चाहिए। और वो मसूर लगा दिया, चना लगा दिया, और उसको पानी नहीं चाहिए, और ऊपर से ईश्वर शुरू हो गए। तो तिरपाल लगाएगा खेत में? कितना बड़ा तिरपाल लगाएगा? इसका उपाय ही नहीं, उस बेचारे का फसल बर्बाद हो जाए। तो आलू लगा दिया और खूब ठंडा, डेली कुहासा होने लगा। सरसों लगाया, डेली कुहासा होने लगा। और किसान बेचारा छटपटा के रह जाएगा और कहेगा कि इस साल पाला मार दिए। वो बेचारा का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस फसल का नाम क्या है? रबी। रबी माने रब के हाथ में है, ठंडा का मौसम में है, और इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम रबी। और रबी फसल में देखो, यहाँ पे तो हम लोग मना लिए छठ। छठ किसके खुशी में मना? खरीद के खुशी में मंगला लिए। ये तो भी लगाए हैं। इसीलिए दिसंबर में हमारे यहाँ कोई पर्व त्योहार नहीं, जनवरी में हमारे यहाँ कोई पर्व त्योहार नहीं है। एक यही धान जो तैयार हुआ है उसका चूड़ा उड़ा मार के संक्रांति मना लेते हैं कि भाई धान तैयार हुआ है, भगवान को चढ़ाई दिए हैं, तो कुछ हम लोग भी भोग लगा लेते हैं। तो इस समय तिल भी तैयार होता है, तो चूड़ा और तिलकुट इधर थोड़ा मार लेते हैं। लेकिन वो पर्व विशेष नहीं है, वो अंग्रेज ने बनाया। तो इसीलिए हम लोग देखें दिसंबर, जनवरी, फरवरी कोई त्योहार नहीं। मार्च में रबी तैयार होता है। और रबी की खासियत क्या है? इसमें लागत कम और कीमत ज्यादा। धान में पटाना पड़ेगा, धान में मजदूर ज्यादा चाहिए, धान में हर जगह उसको खर्च ज्यादा है। रबी में खर्च ही नहीं, एक बार छीट दीजिए और फिर डायरेक्ट काट लीजिए। ईश्वर ने बचा दिया तो एकदम बहुत अच्छा आपको कीमत पे मिलेगा। और इसीलिए रबी फसल जैसे ही कटता है, वो मौसम कौन सा महीना है? मार्च। और इसीलिए मार्च में एकदम किसान को लगता है कि अब रंग में नहाने की नाली में यही होली है, यही होली है। तो होली का जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, ये होली का उत्सव खरीफ वाला है कि रबी वाला? रबी वाला। तो देखो, भारत में हिंदुओं का जो त्योहार है, ये 4 मेन त्योहार हम लोग देखें फसलों के आधार पर है, और बाकी तो फिर भरपेट खाने वाला उल्लंघन, गैपिंग है, फिल इन द ब्लैंक। चूंकि इस समय खेत खाली है मार्च अप्रैल। अब गांव में हम लोग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बनाने समय किसी ने नहीं सोचा कि गाड़ी कैसे जाएगी, कोई घर बना ली। और इसीलिए जान के लगन रखा गया है। मार्च अप्रैल के बाद मई जून ये सब कड़ा लगन है, कारण खेत खाली। और कितने ड्राइवर हल्ला करे, लोग एकदम का उतारो, कल ही गया इधर से बोलो रे, एकदम उतारो, ले चलो कोना से। रोड नहीं भी है तो गांव के सब कोना में गाड़ी पहुंचा देता है। देखा है ना ऐसा? तो ये जो सिस्टम देख रहे हो सब, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भारत कृषि प्रधान देश है? इससे बड़ा और कृषि प्रधान क्या होगा? अब यहाँ एग्जाम्पल की बारी आ रही, सुनो ठीक से। और उदाहरण की बारी आएगी, जरा ध्यान से सब लोग सुनेंगे। अब आप देखो, उदाहरण समझ जाओगे तो उस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। चूंकि हमने जब प्रश्न देखा तो हम बड़ा मुस्कुराए कि अच्छा था कि बच्चे को खूब समझाए हुए। बच्चे केवल रेट क्या रहते हैं? गेहूं रबी, धान खरीफ, और कहा गया होलिका दहन में, बेचारा गवा गया कि जाओ होलिका दहन में, बोला तो लड़वे नहीं किया, तो पढ़ाए नहीं थे। तो अब आपको खुद समझ में आएगा कि होलिका दहन में का मतलब कौन है? रबी है, इसी का उत्सव वहां है। अब एग्जाम्पल पे हम लोग जरा गौर करें। देखिए, खरीफ का मतलब ज्यादा पानी, और ज्यादा पानी वाले फसल कौन है? धान। रबी का मतलब कम पानी, और इसमें कौन है? गेहूं। धान और गेहूं ये 2 इम्पोर्टेंट फसल, ये आप समझ गए। जब तुमको रटना नहीं, धान में ज्यादा पानी चाहिए कि गेहूं में? धान में। तो धान खरीफ होगा, गेहूं रबी होगा। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि इसमें अब धान के अलावे, और इसमें ठंडा का समय, ठंडा में क्या क्या खाते हो? तो तुमको याद होगा नया वाला आलू, तो आलू कर लो। इसके बाद आलू, गोभी, और खूब बढ़िया मटर, मटर कर लो। देखिए, कुछ लोग एकदम पेटू है चना, उसको याद है तो चना कर। देखो, कुछ नहीं है, तुमको खाली बैठ के याद करना है कि ठंडा के दिन में आइटम बोलो क्या क्या खाते।
तो याद आ रहा है कि अरे चना भी खाते हैं, मटर भी खाते हैं, आलू मटर वाला सब्जी है। इस समय खेतों में पीले पीले सरसों बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, तो सरसों भी हो जाओ। इसी सरसों का एक वैरायटी है राई भी हो जाओ। राई और सरसों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों से ही कड़वा तेल ही आते हैं, लेकिन राई काला और सरसों पीला, दोनों ही तेल एक ही देता है, लेकिन एक काला है और वो पीला है, और कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। अंतर है कि इसको राइट टाइम रोपना है, अक्टूबर नवंबर एकदम राइट टाइम है। नवंबर के बाद ही कोई किसान रोपेगा तो उसको पाला खत्म कर देगा। इसके पौधे छोटे होते हैं लेकिन बहुत नाजुक होते हैं। राय का पौधा थोड़ा विशाल होता है और थोड़ा बहुत ठंडा देख लेता है। इसलिए अगर किसान को नवंबर के बाद खेत खाली नहीं हुआ, दिसंबर चला गया, तो किसान के लिए सरसों रोपना उचित नहीं है। क्या रोपेगा? राय रोपेगा। बाकी अब जो भी तुम देख रहे हो सब लाइन से, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो भी है इसमें मक्का है, ये सब जो चीज तुम बोलोगे वो सब कैसा फसल होगा? वो सब कपास है, ये सब का सब कैसा है? खरीफ फसल। अब सुनो जरा ध्यान से, अब इसमें मसूर, मसूर गर्मी में कि ठंडा में? ठंडा में। तो मसूर कैसा होगा? रबी फसल हो। देखिए अब जरा ध्यान से, जनरली जो दाल है, मसूर का दाल, चना का दाल, मटर वाला दाल, ये दाल सब ठंडा के समय, बोलिए क्लियर है सबको? लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां गड़बड़ी तुम करते हो उस पर अब ध्यान। सबसे इंपॉर्टेंट है एक दाल जिसको अरहर कहते हैं। अरहर का ही दूसरा ठेठ नाम है राहड़। राहड़, रहरी जिसको कहते हो, राहड़ का दाल। राहड़ नहीं शुद्ध है, शुद्ध क्या हुआ? अरहर। अब आपसे पूछा जाए अरहर कब लगाते हैं? और देखो सब दाल रबी है, लेकिन अरहर भी एक दाल है राहड़ का, लेकिन अरहर कब लगता है? जून जुलाई में। और इसीलिए जो जो ब्रेक है उसको सुनेगा खूब बढ़िया से। अरहर एक राहड़ का दाल हो गया, और दाल होने के बावजूद अरहर खरीफ फसल। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी दाल लगभग 3 महीना में रोपने के बाद तैयार हो जाता है। मतलब चना भी तुम लगा रहे हो तो नवंबर में लगाओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना में रेडी, मार्च में काट लीजिए। तो कोई भी जो दाल लगा रहे हो 3 से 4 महीना में रेडी हो जाएगा। चाहे वो मसूर लगा लो, चाहे मटर लगा लो, चाहे चना लगा लो, सब 4 महीना का जजमान। लेकिन अब सुनो, अरहर की वैरायटी लगाओगे जून जुलाई में, काटोगे मार्च अप्रैल में, ये कंटिन्यू दोनों के टाइम में चलते रहता है। तो अब तुम ये समझ गए होगे कि यहां से लेके यहां तक है, तो क्वेश्चन क्या देगा तुमको वो सुनो। एग्जाम्पल नहीं देगा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुमको किसमें कौन है सब नहीं दे, तुमको देगा निम्नलिखित दलहन फसलों में किसके तैयार होने में सबसे अधिक समय लगता है, और उसमें देगा मसूर, उसमें देगा चना, उसमें देगा मटर, उसमें देगा अरहर। अब जो लड़का कंप्लीट खेती से नहीं जुड़ा हुआ, तो बेचारे को लगेगा कि अगर गांव जाएंगे तब पूछ रहे नहीं, क्वेश्चन तो गलत इस साल हो गया और अगला बार से थोड़ा उधर ध्यान देना। लेकिन अरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ सोचना है कि सब दाल ठीक है, सिर्फ अरहर की स्थिति है जून जुलाई से लेकर कब चलता है? मार्च अप्रैल, 8-9 महीने तक ये फसल कंटिन्यू रहता है। दूसरी बात, एक दाल और है, जो दाल न जून जुलाई में रोपे जाते हैं न मार्च अप्रैल में रोपे जाते हैं, तो यहाँ रोपे जाते हैं मार्च अप्रैल मई खत्म, और उस दाल का नाम है मूंग का दाल। देखो जी, दाल में मूंग बड़ा इम्पोर्टेंट, मूंग और अरहर यहीं पर तुमको फंसाए। मूंग के साथ 2 खासियत, दाल जो भी नाम ले रहा है सब रबी फसल, अरहर एक ऐसा दाल है राहड़ का जो खरीफ फसल। दूसरा, सभी दाल 4 महीना में तैयार हो जाते हैं, लेकिन अरहर 8 से 9 महीने का समय लेते हैं। सबसे ज्यादा दाल में टाइम कौन लेता है? अरहर। दूसरी बात, मूंग जो देख रहे हो, मूंग एक जायद फसल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मूंग रोपना कब है?
मार्च अप्रैल, और काटना कब है? मई जून। सबसे कम दलहन में किसमें टाइम लगता है? मूंग में। मार्च अप्रैल में रोपिए, आप बस 1 महीना के बाद तोड़ना शुरू कीजिए, 2 महीना बाद, 2 महीना में ही जस्ती रेडी हो जाती। तो दाल में सबसे कम समय किसमें लगा? मूंग। सबसे ज्यादा अरहर। अरहर कौन फसल? खरीफ। मूंग कौन फसल? जायद। अब बताओ, बाकी एग्जाम्पल क्लियर है सबको? अब इसमें जो मेन नेचर है, अब उसकी बात फटाफट करेंगे, सुनिए अब ठीक से। अब आप सभी लोग खरीफ, रबी, जायद कहाँ क्या नेचर है ये समझ गए। अब एक एक फसल का थोड़ा विस्तार हम लोग को चलना है, जैसे धान जिससे चावल प्राप्त होते हैं। ध्यान दो, धान के फसल की खूबसूरती है कम पानी चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। देखो सिंपल एक मीडियम वर्षा 100 सेंटीमीटर है। 50 से नीचे वर्षा अगर कहीं होती है तो मरुस्थल होता है। जैसे तुमको भारत का मरुस्थल कौन है? थार। अब कहे कि बताओ वो मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है? 50 सीएम से कम। और 100 माने एक एवरेज। 200 सीएम का मतलब एवरेज से थोड़ा ज्यादा, और 200 सीएम से ज्यादा माने बहुत वर्ष। अगर किसी फसल में हम तुमको बोले कि 200 सीएम से ज्यादा वर्षा चाहिए, तो तुम समझ लोगे कि वो उस पर पानी ज्यादा चाहिए। अब यहीं पर दोनों बात चलते हैं, धान के साथ साथ चाय, दोनों को ठीक से समझना, दोनों का सेम नेचर है, इसलिए एक साथ चलेंगे, बढ़िया से सुनेंगे। धान को चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर पानी, वहीं चाय को चाहिए 200 सीएम से ज्यादा पानी। अब बताओ, ज्यादा पानी चाहिए धान को कि चाय को? चाय को। यही 200 से ज्यादा पानी कहवा को भी चाहिए। कॉफी भी पानी के मामले में धान से ज्यादा कोसता है। और ध्यान से सुनेंगे, धान और चाय में अब अंतर क्या है? इसको तो पानी और ज्यादा चाहिए। धान कहता है कि हमारे जड़ को पानी से ढकोगे तो तुम्हारा रूम हम फसल से ढक दें। जड़ में अगर हवा लग गया तो रूम में भी हवा लगते रह जाएगा। धान बड़ा वीआईपी फसल, ये कहता है हमको ढको पानी से, हम ढकेंगे फसल से। ये अगर सुखा दिया तो हम भी तुमको सुखा देंगे। यानी धान का कहना है कि जड़ हमारा डूबना चाहिए, डूबना चाहिए। चाय कहता है कि तुमसे पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन आते रहो जाते रहो, अगर रुक गया तो हम सूख जाएंगे। देखो बड़ा भयंकर है जी, पानी ज्यादा चाहिए लेकिन आते रहो जाते रहो, और खूब, रुको नहीं। अब बताओ, समतल मैदान किसको चाहिए? धान को। इसीलिए धान रोपने वाले सभी किसान चौकी देते हैं। चौकी का मतलब हो गया बराबर। खेत बराबर नहीं रहेगा तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो जिसका जड़ नहीं डूबेगा वो तो हल्ला करेगा कि तो हम सुखाएंगे तुम। बोलो बात समझ रहा है? बराबर कर देते हैं। अब बताओ, चाय का फसल बराबर में कि पहाड़ी पर? इसीलिए चाय पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, कारण 200 सीएम से ज्यादा वर्षा पहाड़ों में रुकने के कारण हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर जो होंगे, जड़ के पास पानी नहीं लगेंगे, पानी निकल जाए। अब इम्पोर्टेंट चीज हम लोग सुने, दोनों में टेम्परेचर लगभग बराबर है, चूंकि धान गर्मी के दिनों में होते हैं। 20 से 25 डिग्री लगभग टेम्परेचर इसका भी औसत तापमान लगभग उतना ही होता है। धान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी कौन है? जलोढ़। जल और नदियों के द्वारा जो बिछाई गई मिट्टी है, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, और आप ये भी जान रहे हैं पूरा इन क्षेत्रों में भी आपको याद होगा डेल्टाई बेल्ट में प्रायः इधर पूरे जलोढ़ मिट्टी का ही एरिया है, याद है ना सब? इन बेल्ट में धान होते हैं। जल्दी बोलो, दक्षिण भारत में धान होगा कि नहीं? खूब होगा। इन किनारे हिस्से में खूब धान होगा, डेल्टाई क्षेत्रों में खूब धान होते हैं। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना है, अब इम्पोर्टेंट चाय की बात करें तो चाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोनों में अंतर है। चाय में पर्वतीय मिट्टी या अम्लीय मिट्टी, पर्वत में आपको बताए थे ह्यूमस की मात्रा अधिक होती, ह्यूमस का मतलब बताए थे जीवाश्म की मात्रा, और उसके कारण उसमें अम्लीय प्रवृत्ति होता है, और चाय में अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, धान
धान में सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि धान में धान उखाड़ना, लगाना, उसमें घास निकालना, फिर काटना, फिर ढोना, फिर पीटना, हर डेग पर श्रमिक चाहिए। अब जहां धान लगा रहे वहां सब नवाब मजदूर लोग हैं, तो मालूम चलेगा कि रोपने में खर्च हुआ 50,000 और ये निकला धान कितना का 30,000, 20,000 एक्स्ट्रा मजदूर ले गया, तो कौन लगाएगा इसको? इसीलिए जहां सस्ते मजदूर है वहीं धान लगते हैं। और चाय में सस्ता के साथ साथ कुशल श्रमिक होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुशल का मतलब है चाय में कौन पत्ती तोड़ना है और कौन नहीं। ये अगर अकल नहीं है तो मालूम चला कि तुमको भेज दे कि लो चाय की पत्ती तोड़ना है, एक टोकरी, तो मालूम चले कि चाय का दे दो ऊपरी हिस्सा, दूसरा जिसको कहेंगे सब वही तोड़ के ले आएगा जो किसी काम का नहीं। और जो देख रहा है मालिक को अपना माथा पीट रहा है तो पेड़ को भी ले मारा है। इसको कहते हैं कुशल श्रमिक। धान में कुशल का जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी गया तो सब कर लेगा, बोझा ढो रहे तो ले पटक दिया। इसमें सस्ता श्रमिक है, इसमें कुशल की आवश्यकता नहीं, इसमें कुशल श्रमिक है। और धान के जो बेल्ट है यही बेल्ट धान उत्पादन करते हैं। और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में धान सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ज्यादा आदमी मोटा होता है चावल खाने से कि रोटी? चावल। बड़ा उल्टा लगता है जी, हम भूगोल पढ़ाते हैं तो लगता है सब उल्टा है। पंजाब में गेहूं सबसे ज्यादा होता है प्रति हेक्टेयर, ऐसे तो यूपी है, और पंजाब में गेहूं ज्यादा है। पंजाबी लोग चावल खाता ही नहीं, बहुत कम, सप्ताह में या कभी भी छोटे कटोरी में खाए। अब इन लोग रोटी खाता है तो पंजाबी को देखो, अब बंगाली लोग रोटी कम खाता है, चावल जबरदस्त खाता है, माछ भात खूब चलता है। तो अब इन लोग चावल खूब खाते हैं, बंगाली को देखो, ज्यादा मोटा कौन हो? जल्दी बोलो। तो बंगाली सब जनरली महिलाएं मोटी होती है, पुरुष पतले ही नजर आते हैं। और यहाँ देखोगे पंजाबी लोग तो बहुत मोटे मोटे पुरुष है। और चावल और रोटी से तो भूगोल बड़ा उल्टा रिजल्ट दे रहा, लेकिन खैर उन रिजल्ट पे भी हम आएंगे। अभी सबसे ज्यादा धान का फसल, जल्दी बोलो, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा चाय असम, चाय सबसे ज्यादा असम। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं, अगला नंबर गेहूं। सुनते जाएंगे, एकदम ध्यान से स्टेप सुनते जाए। बोलिए किसको? चाय को जोर से काट दे। देखो एक कुशल श्रमिक के जोर से काट। चाय का बागान होता है, चाय का फसल माने बागान। अब बागान में क्या करते हैं ना, पत्ते जो उसमें योग्य है तोड़ना कई वर्षों तक चलता है। अरे तुमको आम का बगीचा में भेज दे तो तुम कहेगी कि आम के पेड़ों में ही काट देंगे, आम तोड़ना है उसमें, नहीं समझे? और आम का जैसे बगीचा हो गया उसे चाय का बागान हो गया, कई वर्षों तक उसके पत्तों को तोड़ करके उसको सुखा के फिर यूज करते हैं। तो ये नहीं कि जड़ से नहीं काटना है उसको, और वो लगा रहेगा जैसे आम का पेड़ लगा रहता है। ये नहीं कि जाके और जड़ से ही निकाले। तो देखो चाय के बागान में पूरा पेड़ उगा के लीजिए चाय, कितना चाहिए तो गर्दा उड़ा देगा जी। चलिए खैर, अब हम लोग सुनेंगे अगले फसल का नाम क्या है? गेहूं। सुनोगे आप, गेहूं में पानी रबी में सबसे ज्यादा चाहिए। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो आपको क्वेश्चन दे देगा रबी फसल में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो गेहूं है। जनरली रबी फसल में मसूर को पानी नहीं चाहिए, चना पानी नहीं चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो भी रबी फसल लगाएंगे पानी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रबी में एक है गेहूं जिसको पानी चाहिए। मतलब अब जो किसान, सुनिए ध्यान से, जो किसान का कोई पटवन का साधन है वो व्यक्ति गेहूं लगाए। जिसको पटवन का साधन नहीं है वो परेशान नहीं होना चाहेगा, वो मसूर लगा देगा, चना लगा देगा, सरसों लगा देगा। सरसों इससे थोड़ा कम पानी चाहिए, बाकी मसूर और चना को पानी चाहिए ही नहीं। अगर पटा दिया बढ़िया से तो बस वही दिन खत्म होगी। मतलब उसको पानी एक बार भी नहीं चाहिए। गेहूं कम से कम 3 बार पटाना होगा। अगर पानी नहीं पड़ा तब, अगर पानी पड़ा तो 50 से 100 सीएम वर्षा चाहिए। और हम आपको अभी बताएं 100 सीएम एक अच्छा वर्षा होती है। इसीलिए गेहूं के फसल को भी बढ़िया से पटवन भी दे दे
तो ये सूखने उखने वाला नहीं, 100 तक चलेगा। हाँ, 100 से ऊपर चल गया तो पार लग जाए। फिर ज्यादा पानी नहीं चाहिए, जो धान को चाहिए 100 से 200, गेहूं को कितना चाहिए 50 से 100। गेहूं को रोपते समय 10 से 15 डिग्री, काटते समय फिर 20 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है। गेहूं के लिए अब 2-3 बात आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं, सुनेंगे जरा ध्यान से। भारत की फसल मूल रूप से गेहूं नहीं, भारत में गेहूं पहले नहीं होते थे। पहले मुख्य रूप से अंग्रेजों के समय एक ही फसल था, चावल, और इसीलिए चावल कंप्लीट वर्षा पर डिपेंडेंट। आजकल तो मोटर वगैरह हो गया, उस जमाने में अंग्रेज के समय अगर पानी नहीं पड़ा तो उस वर्ष उसको अकाल घोषित करते थे। आजकल के किसान अकाल आने नहीं देते, पानी नहीं पड़ा तो अपना अंतिम उपाय फिटर है, सीधी है, मोटर है, कुछ नहीं है तो कहीं खेत है तो डिलीवरी पाइप लेके जितना दूर जा सकता है अंतिम क्षमता मोटर का नाप दे, लेकिन वो अंतिम तक पहुंचा के छोड़ता है। जो आजकल तो उपाय है, उस समय साधन नहीं थे, तो चावल एकमात्र खाद्यान्न फसल और इसी कारण उस समय सुखाड़ होते थे। जब हम लोग आजाद हुए 47 के आसपास, तो इस समय भी चावल ही मेन थे, रोटी अमीर लोग खाते थे, गेहूं की रोटी अत्यंत अमीर लोग खाते थे, बाकी लोग मरुए की रोटी खाते थे। हम लोग को गेहूं का जैसा क्या चलता था, मरुआ की रोटी चलती थी। और तब ध्यान दीजिए, इस समय 47 से लेकर 60 तक हमारे यहाँ काफी समस्या होती रही, और इसी समय हम लोग 60 के दशक में जवाहरलाल नेहरू 64 में मर गए और लाल बहादुर शास्त्री नए हमारे प्रधानमंत्री बने। उसी समय आपको याद है चीन का 62 में आक्रमण हुआ। अब हम लोग के यहाँ 62 में चीन आक्रमण किया, 63 में अकाल पड़ गया, खाने का भी दिक्कत, बॉर्डर पर दिक्कत। उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और हम लोगों ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री का देन है, वर्ल्ड में कहा गेहूं अच्छे किस्म के बीज, उसको इंडिया में ट्राई किया जाए। और उसके लिए अमेरिका के नीचे आपको बताया था मैक्सिको, और मैक्सिको में हाईली यील्ड वैरायटी HYV के नए किस्म के बीज गेहूं के तैयार किए गए थे नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। सही है, जल्दी बोलो, हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में यहाँ पे हाईली यील्ड वैरायटी के जो फसल बीज उग जाए, भारत में उसके लिए फिर हुआ कि इसका ट्राई किया जाए। और भारत में इसको कहाँ ट्राई किया जाए, रिसर्च के रूप में बिहार को चुना गया। बिहार को चुना गया कि यही सही जगह होगी, क्योंकि बिहार गेहूं के लिए भी अच्छा उत्पादक क्षेत्र है और धान के लिए। अब बिहार को चुना गया तो इसकी एक सीमाएं क्या थी, हाईली यील्ड वैरायटी में मशीन आधारित कृषि थी, ज्यादा बड़े बड़े खेत की आवश्यकता थी, और बिहार में जूट का आकार छोटे छोटे थे। तो सरकार इस समय बिहार में प्रयास भी की चकबंदी का। चकबंदी कहते हैं, बड़े बड़े खेत को एक चक कहते हैं, और कई चक मिला के एक चकबंदी हो जाए। लेकिन बिहार में किसानों का प्राण उसके खेतों के आरी में छिपा होता है। जैसे तुम पढ़ा होगा ना पहले के राक्षसों का प्राण तोता में होता है, तो उसी तरह बिहार के किसान का प्राण ये आरी में है। वो प्राण निकाल देगा, लेकिन आरी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, उसका प्राण है वो। और इसी कारण बिहार में ये सिस्टम फेल कर गया। तब रिसर्च के रूप में बिहार हटा दिया गया, और तब नए रिसर्च के रूप में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिया गया। पूरा यूपी नहीं, 3 बेल्ट, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और एक भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, ध्यान दीजिए, भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है, MS स्वामीनाथन, उनको खास ट्रेंड किया गया। अब नॉर्मल बोरलॉग तो पूरे मैक्सिको के सिस्टम से है, और MS स्वामीनाथन भारत के सिस्टम से है। और स्वामीनाथन के प्रयास से जिस भारत को गेहूं ऐड में मिलता था, दान में, हम लोगों ने 60 के दशक में इतना गेहूं उत्पादन किया कि बस यह बेल्ट मेन गेहूं उत्पादक है, और थोड़ा सा इधर कर लोगे तो गौण उत्पादक। इतना ही मेन गेहूं होता है, और इतना से पूरे भारत खाते हैं, और इतना ही से हम लोग दूसरे देशों में दान देना शुरू कर दिए। गेहूं के उत्पादन में हम लोग कंप्लीट आत्मनिर्भर हो गए, और ये मेन क्रांति का नाम पड़ा
हरित क्रांति। ऐसा हरित क्रांति में केवल गेहूं नहीं है, वो हम लोग चर्चा भी करेंगे। बीपीएससी वगैरह के सेक्टर में हरित क्रांति की हानि ही पड़ना। आप लोग को लाभ पर बहुत नहीं जाना, लाभ हो गया, 60 के दशक सुना, बहुत अच्छा लगा, वो सब हो गया। तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि हरित क्रांति में जितने समस्याओं को हल नहीं किया उससे अधिक समस्याओं को जन्म दे दिया कैसे? तुम्हारा उल्टा क्वेश्चन आता है। तो हरित क्रांति पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो मेंस टॉपिक हो जाएगा और फिर खाली इसका हानि सुनना होगा। लेकिन अब अभी सुनिए, यह बेल्ट गेहूं उत्पादन का मेन सेक्टर हो गया। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं। यूपी का एरिया बड़ा है ना, तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करते हैं? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब ज्यादा है। बोलिए, क्लियर हो गया सबको? अब गेहूं के बाद ध्यान दीजिए, अब गेहूं, इसमें दो चीज पूछेगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। भारत हटा देगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अब यहाँ के बाद हम लोग कुछ फसल के बारे में अन्य सुनते हैं। जैसे गन्ना फसल आप देखो, सबसे अधिक समय में गन्ना तैयार होता है। गन्ना को तैयार होने में 1 साल लगता है। ईबी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, किस फसल को तैयार होने में सबसे ज्यादा समय लगता है? तो गन्ना कितने साल में तैयार? 1 साल में। और बाकी गन्ना में भी 1 साल में जो तैयार होता है इसकी वेराइटी भी समझ। 1 साल में तैयार हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि जड़ से कोड़ के निकाल लेंगे, बस यहाँ से काट लीजिए, आराम से चलिए, फिर नीचे से निकल जाएगा, फिर 1 साल में तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि हम ले जाए और नीचे से बढ़ के निकाल दिए तो पूरा फिर खत्म हो जाएगा। एक बार लगाए तो दूसरा और तीसरा तक आप इसको उत्पादन ले सकते हैं। माने एक खेत में 3 साल के लिए निश्चिंत है। अगर एक बार लगाए हैं तब बढ़िया मेहनत किए है इसको, तब 4 भी हो सकता है। लेकिन ऐसे जनरली दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, तीसरा से थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अब गन्ना में कम समय लगेगा कि सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। अब जल्दी जल्दी आपको बताना है उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पहले पूरा सेक्टर सुनो। धान में पश्चिम बंगाल, गेहूं जल्दी बोलिए यूपी, चाय में असम, कहवा मीन्स कॉफी, कहवा माने कॉफी, और कॉफी में कर्नाटक। अब सुन लीजिए, कहवा से जो रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सब साथ साथ ही चलेंगे। कहवा कॉफी का बीज का उत्पादन मेन किया जाता है। जैसे चाय में पत्ती है, कहवा में बीज है। आपको पूछा जाएगा कहवा का क्या इंपॉर्टेंट है? बीज का। कहवा के बीज को हम लोग भूंजते हैं और भूंजने के बाद उसको पीस देते हैं और वही फिर दूध में मिला के आप कॉफी पीते हैं, जिसको कहवा कहते हैं। भारत में सबसे हाई क्वालिटी के कहवा कर्नाटक में मिलते हैं। केरल में भी कहवा का उत्पादन होता है। कहवा में कम पानी चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। इसके जड़ में भी पानी नहीं जमना चाहिए, इसीलिए आप देखो कर्नाटक के पहाड़ी वाले हिस्से में मेन कर्नाटक यहाँ पर किया जाता है कहवा का उत्पादन। और कहवा सबसे अच्छे किस्म का है जिसका नाम है अरेबिका। अरेबिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेबिका किसकी किस्म है? कहवा का। दूसरा किस्म है रोबस्ता। ध्यान दीजिए, रोबस्ता थोड़ा लो क्वालिटी का किस्म है, अरेबिका थोड़ा हाई क्वालिटी का किस्म है। और इसीलिए कभी भी तुमसे पूछे अरेबिका और रोबस्ता तो कहवा, दिमाग में सेट रहेगा सबको। अब गांव में एक आदमी दुकान खोला और कॉफी बेचना शुरू की। तो कॉफी जब खरीद बेचना शुरू किया तो डेली गांव वाले उससे पूछते थे कि अरे भी कहा? खरीदता कौन था? डेली पूछता था। क्या पूछता था? अरे भी कहा? तू कहता था कहा गया, पूंजी लगा दी, अब खाली बैठ के रो रहे हैं। बिका नहीं, चाय में दाना बिकेगा। कभी भी कहेगा अरे बिका तो कहना समझ गए कहवा। रोबस्ता कहवा, और कहवा सबसे ज्यादा कहा? कर्नाटक। चलो जल्दी जल्दी अगला नंबर जल्दी से बता दो। केसर, केसर जम्मू कश्मीर। केसर के उत्पादन में प्रथम कौन है? जम्मू कश्मीर। चलो अगला नंबर जल्दी बताओ। छोटी इलायची, छोटी इलायची, आप बड़ी इलायची। तो आपको समझाए थे कि इलायची का पहाड़ है, याद है? कार्डमम की पहाड़ी, याद है?
कार्डेमम की पहाड़ी, आपको याद है कन्याकुमारी के पास कार्डेमम की पहाड़ी है जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और इस इलायची की पहाड़ी में छोटी इलायची की बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और सिक्किम के पास बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची में सिक्किम और छोटी इलायची में केरल, छोटी इलायची में केरल। पूछेगा इलायची की पहाड़ी में कौन इलायची ज्यादा है? छोटी इलायची। ये दिमाग में सेट रखेगा। चलो जल्दी बोलो। ऐसे ओवरऑल मसाला, मसाला केरल, रबर केरल, काजू केरल। ध्यान दीजिए, रबर, मसाला, काजू, एक छोटी इलायची, इस सब में कौन होगा? केरल। चलो अब जल्दी जल्दी बता दो। गन्ना, गन्ना में यूपी। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? यूपी। चलो अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है तुमसे, कपास। जल्दी बोलो। कपास के उत्पादन में, कपास से सूती वस्त्र बनता है। गुजरात फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है, लेकिन सूती वस्त्र में फिर महाराष्ट्र फर्स्ट हो जाता है वहां उत्पादन करने में। भारत, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कपास एक ऐसा सिस्टम है जिसका भारत आयात और निर्यात दोनों करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो, भारत चाय कंप्लीट निर्यात करता है, आयात की जरूरत नहीं। भारत अपना अधिकांश चाय निर्यात कर देता है। तुमसे पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय देश। चाय के साथ बहुत बड़ी खराबी क्या है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। बहुत बड़ी खराबी क्या है? पानी 200 से भी ज्यादा चाहिए। अब बताओ, ठंडे प्रदेशों में चाय होगा? नहीं। लेकिन ठंडा प्रदेश के आदमी ही चाय नहीं पीता। इंग्लैंड में ही तो आदत लगाया। तो ठंडा प्रदेश में चाय होता नहीं है, पीते खूब है। और गर्म क्षेत्र में चाय होता खूब है, गर्मी में चाय पीते नहीं। अरे कोई गर्मी में तुम्हारे यहाँ आएगा, पूछोगे कि चाय पे बनना स्प्राइट, तुम्हें चाय नहीं, स्प्राइट ठीक। हाँ, ठंडा में तो चाय एक बार चल सकता है। इसीलिए भारत उष्ण, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण ये चाय का क्या करता? निर्यात करता। कपास में देखो कितनी उल्टी बात तुमको बता रहे। चाय का आयात निर्यात दोनों करता है। कितनी उल्टी बात। हम लोग कपास को खरीदते भी है और बेचते भी है। तो मन में आ रहा होगा कि जब बेचते ही है तो खरीदते क्यों है, और खरीद ही रहे तो बेच कह रहे हैं। दोनों करना बहुत मुश्किल चीज है। अब बताओ, कोई गांव में किसान रहे और कहे कि धान बेचते भी और खरीदते भी, व्यापारी नहीं है, खाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, अच्छा क्वालिटी के धान, एकदम बासमती धान एकदम उपजाए, मार्केट में दाम ज्यादा है, तो देख रहे हैं कि भाई बासमती क्या जरूरत है खाने का, तो अगर 40 रुपए किलो मिल रहा है तो उसको बेच दी, और कम दाम 20 रुपए किलो वाला खरीद ली। तो भोजन हो गया हल्का वाला और ज्यादा वाला अपना बेच दी। कपास में ठीक उलट है। भारत में सभी आदमी को एक कॉटन कपड़ा जरूर चाहिए। कपड़ा खरीदते समय छुएगा कॉटन है कि नहीं, सूती है कि, और कॉटन का मतलब कपास से बने। इतनी बड़ी आबादी है जिनको वस्त्र इतना ज्यादा चाहिए कि पूरा वस्त्र हमेशा बक्सा फूल है और फिर भी कपड़ा नहीं। दोनों बात है ना, कपड़ा नहीं है क्या पहने, और खरीद के आदत और रखे कहाँ जगह नहीं। कितना उल्टी प्रक्रिया। अब हर व्यक्ति को इतने वस्त्र चाहिए तो इतना डिमांड। भारत में छोटे रेशे के कपास होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, तुमसे देखो लिखा रहा हूं, सब क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमसे क्वेश्चन यही सब आएगा। बीपीएससी का नाम यही सब है। भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है क्योंकि। अब उसमें 4 चॉइस हो, और जो बच्चे गंभीरता से इन बातों को सुन रहा है वही प्रश्न है तुम्हारा। और ये सब बहुत लिख के रट्टा मार करने का जरूरत भी नहीं है, क्लास में ही ध्यान दो कि एकदम याद होते चला। तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास होते हैं, और छोटे रेशे के कपास से भारत के वस्त्र की पूर्ति नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गरीब देश है जिसके यहाँ छोटा रेशा बने ही खुश है, तो उन लोग को बेच देते हैं, और अमेरिका वगैरह से लंबे रेशे वाले कपास उसको खरीद लेते हैं। तो हम लोग खराब बेच के अच्छा खरीदते हैं। बात समझ रहे हैं? छोटे रेशे बेच दिए और बड़े रेशे खरीद लिए। चाय में क्या करते हैं, अच्छा क्वालिटी का जितना चाय है सब बेच देते हैं, और उसका जो डस्ट बचता है उस सबसे इंडियन के लोग खुश हो जाते हैं। इंडिया
के आदमी को चाय की क्वालिटी पता है कि दार्जिलिंग की चाय है कि शिलोंग की चाय है। उसको केवल इतना है कि लाल हुआ कि नहीं और मुंह जल रहा है कि नहीं, दिस इज चाय। उसको बाकी क्वालिटी से क्या मतलब, दस्त भी है तो उतार में वो सब पी लेगा। तो इसीलिए चाय में अच्छे क्वालिटी को बेचते हैं, खराब वाला इंडिया में रहता है। कपास में सब खराब है बेच दिए और अच्छा सब आयात किए। बोलो क्लियर है सबको? इसमें थोड़ा और अभी कृषि में अभी लगेगा, क्योंकि अभी सब क्रांति वगैरह जितना है सब करेक्ट, और 2 दिन कृषि में रहेगा, एक क्वेश्चन गारंटेड तुम्हारा बन जाएगा। तो कल फिर कृषि कंटिन्यू हम लोग का चलेगा। आज का क्लास क्लियर है सब?